प्रिय छात्रों, राजनैतिक दल के इस चैप्टर में हमारा जो नेक्स्ट कंटेंट आपके सामने है, राजनीतिक दलों में जन भागीदारी। मतलब अपने देश में जितने भी राजनीतिक दल हैं उसमें लोगों की भागीदारी कैसी होती है। हालांकि फिलहाल के वर्षों में राजनीतिक दलों के ऊपर एक विश्वसनीयता का संकट है। राजनीतिक दलों को बहुत ज़्यादा लोग आम बातचीत में भरोसा नहीं करते हैं। लेकिन फिर भी उसके इस अविश्वास के साथ साथ ही देश में एक बहुत बड़ी आम जनता है जो राजनीतिक दलों में सक्रिय रूप से और एक समर्थक के रूप में राजनीतिक दलों से जुड़ी होती है। और बहुत से लोग तो किसी न किसी राजनीतिक दल का अपने को कार्यकर्ता बताने में गर्व महसूस करते हैं। ऐसी स्थिति दुनिया के देशों की अपेक्षा भारत में कुछ ज़्यादा है, जिसको आप आम बोलचाल की भाषा में नेतागिरी भी कह सकते हैं। और यही एक कारण है जिस कारण से राजनीतिक दलों में सदस्यों की संख्या, लगभग सभी राजनीतिक दलों के सदस्यों की संख्या में वर्तमान दौर में सदस्यता का अनुपात काफ़ी बढ़ा है। अब ये बात अलग है कि जो राजनीतिक दल रूलिंग में रहता है उसके सदस्य लोग ज़्यादा बनते हैं, या उस दल का कार्यकर्ता या नेता या समर्थक कहलाने में लोग अपने को आगे रखते हैं। इस तरह से राजनीतिक दल में लोगों की भागीदारी होती है। अब अपने देश में राजनीतिक दलों का प्रकार क्या है, तो मुख्य रूप से अपने यहाँ दो तरह के राजनीतिक दल हैं। एक को हम राष्ट्रीय राजनीतिक दल कहते हैं और दूसरे को प्रांतीय दल कहते हैं। राष्ट्रीय राजनीतिक दल किसे कहते हैं और प्रांतीय दल किसे कहते हैं? राष्ट्रीय राजनीतिक दल हम उसे कहते हैं जिसको चुनाव आयोग द्वारा पूरे देश के लिए एक सिंबल अलॉट होता है, चिन्ह अलॉट होता है, और देश के सभी राज्यों में वह पार्टी अपने उसी चिन्ह पर चुनाव लड़ती है। मूल रूप से एक मोटे तौर पर उसे हम राष्ट्रीय राजनीतिक दल कहते हैं। प्रांतीय दल हम उसे कहते हैं जो किसी एक प्रांत तक सीमित होती है, और चुनाव चिन्ह इसे भी आयोग के द्वारा ही मिलता है। लेकिन उस चुनाव चिन्ह का उपयोग वह प्रांतीय दल जिस प्रांत में है उसी प्रांत के, जिस प्रांत से उसका रजिस्ट्रेशन हुआ है उसी प्रांत में उस चुनाव चिन्ह का वह उपयोग
पूरे प्रदेश में कर सकते हैं, जिनको प्रांतीय दल की मान्यता प्राप्त है। अब वो बाकी देश के और राज्यों में लड़ सकते हैं कि नहीं लड़ सकते? लड़ सकते हैं। उनके वो अपने दल का संगठन बना सकते हैं और अपने उम्मीदवार भी वो खड़ा कर सकते हैं स्टेट असेंबलियों में या लोकसभा में। लेकिन दूसरे स्टेट में वहाँ पर चुनाव आयोग अलग अलग चुनाव चिन्ह आवंटित करेगा उनके कैंडिडेट को। प्रदेश में जो चुनाव चिन्ह मिला हुआ है वह चुनाव चिन्ह प्रांतीय दल के नेता या प्रांतीय दल दूसरे स्टेट में अपने उस चुनाव चिन्ह का उपयोग नहीं कर सकते हैं, चुनाव लड़ सकते हैं। अब सवाल एक बड़ा उठता है कि राष्ट्रीय दल और प्रांतीय दल, इनका जो है चयन कैसे होता है? दोनों को चुनाव आयोग द्वारा मान्यता मिलती है, राष्ट्रीय दल को भी और प्रांतीय दल को भी। तो इसका जो है मापदंड क्या है? तो मापदंड ये है राष्ट्रीय दल बनने के लिए कि पूरे देश के में जितनी भी लोकसभा सीटें हैं उन सभी लोकसभा के चुनाव में पड़े मतों का 6% वोट या देश के असेंबली विधानसभा का जो चुनाव पड़ता है उन सभी विधानसभाओं में कम से कम 4 राज्य की विधानसभा में 6% से अधिक वोट जो पार्टी हासिल करती है उसको राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता चुनाव आयोग द्वारा मिलता है। और यही बात प्रांतीय दल के मान्यता के लिए भी है कि प्रांत की इस असेंबली के लिए हुए चुनाव में जो दल 6% या उससे अधिक वोट पाते हैं और कम से कम असेंबली में उनके 2 कैंडिडेट जीतते हैं, उन्हें प्रांतीय दल की मान्यता प्राप्त होती है। और बाकी जो इस शर्त को पूरा नहीं कर पाते हैं उनको प्रांतीय दल की भी मान्यता नहीं मिलती है, लेकिन वो दल बना सकते हैं और अपने दल के नाम से चुनाव लड़ सकते हैं। लेकिन उनके कैंडिडेटों को चुनाव चिन्ह कोई एक रिकग्नाइज चुनाव चिन्ह जो पूरे प्रदेश के लिए होना चाहिए वह चुनाव आयोग नहीं देता है। इस प्रकार से राष्ट्रीय राजनीतिक दल और प्रांतीय दलों का वर्गीकरण होता है। और पीछे के चर्चाओं में आपने देखा है कि लगभग 750 राजनीतिक दल भारत के लोकतंत्र में काम करते हैं। अब यहाँ पर 2006 के चुनावों के आधार पर यहाँ कुछ राष्ट्रीय दलों का जिक्र है। तो मुख्य राष्ट्रीय दल जिसमें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी, अखिल भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, शरद पवार जी की कांग्रेस, बहुजन समाज पार्टी और कम्युनिस्ट पार्टियां को में 2 हैं जिसको बताया, एक मार्क्सवादी और दूसरी भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरद पवार जिसके नेता हैं। तो इस प्रकार से इतनी पार्टियां जो हैं वो हमारी राष्ट्रीय राजनीतिक
दल के रूप में चुनाव आयोग द्वारा पंजीकृत हैं। अब इनके विषय में, एक एक पार्टियों के विषय में थोड़ी बहुत जानकारी हमको होनी चाहिए। जानकारी में क्या होनी चाहिए? तो नंबर 1, किसी पार्टी की स्थापना फाउंडेशन कब हुआ, उस पार्टी के संस्थापक अध्यक्ष का अगर नाम मालूम कर सके तो बहुत अच्छा है। मान लीजिए किसी राजनीतिक दल के विषय में लिखने को आ गया तो उसके लिए ज़रूरी है। बाकी तो ऐसे कुछ ही पार्टियों के संस्थापक अध्यक्ष का नाम जानना अति आवश्यक है, जैसे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है। और प्रेजेंट में पार्टी का राष्ट्रीय नेतृत्व किसके पास है, उस पार्टी की नीतियां क्या हैं, विचार क्या है, किस आधार पर वह काम करते हैं, इसमें भी उनका 2 पक्ष हो जाएगा, एक सैद्धांतिक पक्ष और एक व्यवहारिक पक्ष। क्योंकि देश के जो भी राजनीतिक दल हैं उनके नीतियों का जो सैद्धांतिक पक्ष है, जब वो कार्य रूप में परिणित करते हैं तो व्यवहारिक पक्ष उनका कुछ अलग दिखता है। व्यवहारिक पक्ष सैद्धांतिक पक्ष से विरोधाभासी स्वरूप में नज़र आता है। इसलिए हम लोगों को फिर एक बार मैं कहूँगा कि देश में जितने भी राजनीतिक दल हैं और समाचारों से जब हम जुड़ेंगे तो उनकी नीतियाँ, किताबों में लिखित नीतियाँ और उनके व्यवहारिक पक्ष की नीतियाँ, इन दोनों के विषय में हमको जानकारी अच्छी प्रकार से होगी और हमको फिर किताब में पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जैसे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, ये हम नेशनल मूवमेंट में भी इसके विषय में थोड़ा बहुत पढ़े हैं, जानते हैं कि यह देश की सबसे पुरानी पार्टी है। ये अंग्रेज़ों से लड़ने का भी काम किया इस पार्टी ने, और अंग्रेज़ों से लड़ने के लिए इस पार्टी को एक अंग्रेज व्यक्ति ने ही स्थापित किया। इसका जो फाउंडर है वो अंग्रेज ही है, जिसका नाम है A.O. ह्यूम। तो एक ब्रिटिश अधिकारी था ये, जिसने इस कांग्रेस की स्थापना की। अब क्योंकि कैसे किया, ये हमने जो है नेशनल मूवमेंट में आपको जो है काफ़ी विस्तार से इस पर चर्चा किया था। तो 1885 ईस्वी में इसका गठन A.O. ह्यूम ने किया था। और आगे चल कर के जब देश आज़ाद हुआ तो हालांकि सबको पता है कि गांधी जी ने कहा था कि अब इस कांग्रेस की कोई आवश्यकता नहीं है, लेकिन आपको पता है गांधी जी का व्यक्तित्व बहुत चमत्कृत भी है और थोड़ा विरोधाभासी भी है। इसलिए जो है उस समय की परिस्थितियों में कांग्रेस के अन्य नेताओं ने इस कांग्रेस को जिंदा रखा और जवाहरलाल नेहरू जी की अगुवाई में इस दल को, भारत को एक आधुनिक धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने का प्रयास किया। और यही एकमात्र राजनैतिक दल है जो भारत के सत्ता में सबसे ज़्यादा दिनों तक शासन करने का काम किया। 1947 से लेकर पहला आम चुनाव 1952 में हुआ, लेकिन हम अगर देखें तो 47 में जब अंग्रेज़ों ने देश प्रधानमंत्री के रूप में नेहरू के हाथों में सौंप कर गए, तब से लेकर 1971 तक निर्विवाद रूप से सत्ता इसी कांग्रेस के पास थी। बीच में 77 से 80 3 साल के लिए सत्ता जो है जनता पार्टी के हाथ में आई,
लेकिन पुनः 80 के बाद एक बार फिर सत्ता कांग्रेस के पास आई। बीच में 1999 में सत्ता भारतीय जनता पार्टी के हाथों में आई, लेकिन 2004 के बाद और 14 के बीच में सत्ता एक बार फिर कांग्रेस के ही हाथों में चली गई। अब ये बात दीगर है कि इस समय सत्ता कांग्रेस के हाथ में नहीं है। कांग्रेस से एक अस्तित्वहीनता की तरफ धीरे धीरे बढ़ रही है भारत के राजनीतिक परिदृश्य से। लेकिन कुल मिलाकर एक लंबे समय तक जो है, अब हमने ये सन वाइज आपको बता दिया, आप इसमें जोड़कर या निकाल सकते हैं 60-65 साल या 58 साल कितने दिनों तक जो है शासन कांग्रेस का था। इस तरह से कांग्रेस एक लंबे समय तक देश में शासन किया। इसके वैचारिक रुझान में जो देश में दो धाराएं हैं, वामपंथ और दक्षिणपंथ की, इन दोनों धाराओं के बीच में, जिसको मध्य मार्ग कहते हैं, एक मध्यम मार्गी रास्ता कांग्रेस ने अपना करके इस देश में शासन करने का काम किया। और सबसे ज़्यादा जोर कांग्रेस ने धर्मनिरपेक्षता और अल्पसंख्यक समुदाय के हितों को ध्यान में रखकर अपना ये एजेंडा चलाते रहे। गरीब और कमज़ोर लोगों के लिए भी इन्होंने सैद्धांतिक रूप से काम करने का दावा किया। इस तरह से इस कांग्रेस पार्टी की जो है संरचना और उसकी नीति देश में रही। और अब स्थिति ये आ गई है कि एक समय सारे दल इस कांग्रेस पार्टी के अगेंस्ट में इकट्ठे होते थे, गठबंधन बनाते थे। लेकिन आज स्थिति कांग्रेस की ये हो गई है कि कांग्रेस खुद छोटे छोटे दलों के साथ समझौता करके उनके गठबंधन में शामिल हो रही है। इस शब्द पर ध्यान दीजिए। अगर कांग्रेस के साथ लोग शामिल होते तो भी कहा जा सकता था कि कांग्रेस का अस्तित्व जो है अभी कायम है और ये कभी भी उत्थान कर सकती है। हालांकि राजनीति के अंदर किसका कब उत्थान होगा, किसका कब पतन हो जाएगा, न्यूनता हो जाएगी, यह पूर्ण रूप से कहना उचित नहीं है। लेकिन फिर भी जो वर्तमान परिदृश्य दिख रहा है, उस परिदृश्य में अगर कांग्रेस ऐसी स्थिति में होती कि छोटे छोटे प्रांतीय दल कांग्रेस के साथ गठबंधन करते, लेकिन आज स्थिति ये है कि कांग्रेस खुद चल के उनके दरवाजों पर जाती है और उनके गठबंधन में शामिल होने का समझौता करती है। नेक्स्ट, राष्ट्रीय पार्टी में भारतीय जनता पार्टी जो अपने उफान पर है इस समय, रूलिंग पार्टी में रूलिंग में है, शासन में है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी का रूप में देखें सैद्धांतिक पक्ष, तो यह दल 1980 में लोगों के सामने आया जब जनता पार्टी टूटी है। जनता पार्टी में ही सारे लोग इस दल विचार के लोग थे, वही लोग निकल करके 1980 में भारतीय जनता पार्टी का गठन किया। लेकिन थोड़ा और आगे जाएंगे तो इसका पुराना और पहला नाम भारतीय जनसंघ के रूप में था।
जिसके फाउंडर श्यामा प्रसाद जी मुखर्जी थे, और यह पार्टी मुख्य रूप से दक्षिणपंथी विचार की पार्टी कही जाती है, जो भारतीय संस्कृति और मूल्यों से प्रेरणा लेकर मजबूत और आधुनिक भारत बनाने का लक्ष्य भारतीय राष्ट्रवाद और राजनीति की इसकी अवधारणा में सांस्कृतिक राष्ट्रवाद, जिसका एक दूसरा नाम हिंदुत्व भी है। हिंदुत्व इस पार्टी का एक प्रमुख तत्व है, और हिंदुत्व की व्याख्या यह नहीं है भारतीय जनता पार्टी के अनुसार, या भारतीय जनता पार्टी के वैचारिक धरातल जो है वह हिंदुत्व की यह परिभाषा नहीं देता है कि मंदिर में जल चढ़ाते हैं या गंगा स्नान करते हैं या किसी भी हिंदू धर्म के रीति रिवाज और परंपराओं को मानते हैं, वही हिंदू हैं ना, ये नहीं है। उसका जो वैचारिक धरातल हिंदुत्व का है, हिंदू का है, वह है कि इस देश को जो मातृभूमि माने, इस देश को जो पितृभूमि माने, इस देश में जो गाय को गौ माता माने, और इस देश के जितने भी महापुरुष हैं उन सभी महापुरुषों को अपना पूर्वज माने, वह हिंदू है। और यही हिंदुत्व है। माने जीने की जो कला है, जीने का जो तरीका है, जीने का जो स्वरूप है, उस जीने की कला ही हिंदुत्व है। हिंदू इज ए नॉट रिलीजन, हिंदू कोई धर्म नहीं है, हिंदू एक जीवन पद्धति है, कैसे जीवन को जीते हैं। और इन सारी चीज़ों को इस देश का रहने वाला अगर हर निवासी मन से, मस्तिष्क से और दिल से स्वीकार करता है और इस अनुसार आचरण करता है कि गाय हमारी माता है, वो हमारी पूज्य है, गंगा हमारी माँ है, भारत हमारी माँ है, इस सब की भावना जिस भी व्यक्ति के अंदर है वो सभी हिंदू हैं। इसलिए हिंदुत्व की जो परिकल्पना है वह बहुत विशाल है। तो यह पार्टी जो है अपने हिंदुत्व की इस परिकल्पना को राजनीति में मुख्य रूप से आगे लेकर के चलती है, और इसको एक लंबा संघर्ष करना पड़ा अपने इस एजेंडे के लिए। इस एजेंडे पर इस देश के जनमत को तैयार करने में अगर केवल 80 से बात करें तो लगभग 1999 में बनी थी सरकार, लेकिन वो पूर्ण बहुमत की नहीं थी, बहुत सारे दल थे। हालांकि आज भी बहुत सारे दल हैं, लेकिन पूर्ण रूप से वो इस दल की सरकार है। अकेले इस दल के इतने मेंबर हैं कि दूसरे दलों की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी पहले से दोस्ती कर ली गई है, मित्रता कर ली गई है। तो मित्रता निभाने की सबसे जो आगे जो दल इस समय भारत के राजनीति में है वो भारतीय जनता पार्टी है। इसलिए बहुमत होने के बाद भी वो सभी लोगों को साथ लेकर चल रही है। और 2014 में इस देश के जन को अपने इस हिंदुत्व के एजेंडे पर खड़ा करने में या एक साथ लाने में, पूर्ण रूप से एक साथ लाने में यह पार्टी सफल हुई। और दूसरा सबसे बड़ा इस पार्टी का जो नीति है कि जम्मू कश्मीर को जो विशेष राज्य का दर्जा मिला है वो विशेष राज्य का दर्जा समाप्त होना चाहिए।
क्योंकि इस पार्टी के कार्यकर्ताओं का हमेशा नारा रहता है कि जहां हुए बलिदान मुखर्जी वो कश्मीर हमारा है। और आपको यह बताने में, या आप जानते भी होंगे कि इस 2019 के चुनाव के बाद लगभग अब 1 वर्ष होने को आ रहे हैं, जम्मू कश्मीर से विशेष राज्य का दर्जा इस सरकार ने हटा दिया। अर्थात 1952 से जिन नीतियों को लेकर चल रहे थे, जिन बातों को कह रहे थे करने के लिए, उसमें से एक यह मुद्दा इस दल की सरकार ने जो है पूरा किया। जम्मू कश्मीर को 2 राज्यों में बांट दिया, एक लद्दाख और एक जम्मू कश्मीर, और दोनों को टेरिटरी माने केंद्र शासित राज्य के रूप में मान्यता प्रदान करके वहाँ से जो विशेष राज्य का दर्जा जो अनुच्छेद देता था 370, उसको समाप्त कर दिया गया। अब यह पार्टी नेक्स्ट है बहुजन समाज पार्टी। यह माननीय कांशीराम एक महापुरुष हुए जिन्होंने 1984 में इस पार्टी का गठन किया। जैसा कि नाम से स्पष्ट है, बहुजन, बहु माने बहुत से, जन माने व्यक्ति, और इनकी जो बहुजन की कल्पना थी वह कल्पना थी दलित, आदिवासी, पिछड़ी जातियां और धार्मिक अल्पसंख्यक शामिल थे। दलित, आदिवासी, पिछड़ी और धार्मिक अल्पसंख्यक, इस तरह के लोगों का इन्होंने गठजोड़ बनाने की कोशिश की और उसको बहुजन नाम दिया। और इसी आधार पर राजनैतिक सत्ता प्राप्त करने का वो लगातार प्रयास कर रहे हैं। और इन्होंने जो अपना महानायक चुना वो साहू जी महाराज, महात्मा फूले, पेरियार रामा स्वामी नायकर, बाबा साहब अम्बेडकर आदि को दलितों और कमज़ोर वर्गों के कल्याण और उनके हितों की रक्षा के मुद्दे पर सबसे ज़्यादा यह दल सक्रिय रहता है। पार्टी का जो मुख्य आधार है, जो मेन बेस है, वो आपका यही उत्तर प्रदेश है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में इस दल की सरकार भी बन चुकी है, जिसकी मुख्यमंत्री बहन मायावती रही हैं। उत्तर प्रदेश के अलावा मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, दिल्ली और पंजाब जैसे राज्यों में भी यह पार्टी अपना काफ़ी दखल रखती है। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी, CPIM जिसको आप कहते हैं, इसकी स्थापना अपने देश में 1964 में मार्क्स बाद और लेनिन बाद में आस्था रखने वाले समाजवाद, धर्मनिरपेक्षता और लोकतंत्र के समर्थक तथा साम्राज्यवाद और सांप्रदायिकता की विरोधी यह पार्टी भारत में सामाजिक आर्थिक न्याय का लक्ष्य साधने में लोकतांत्रिक चुनाव को सहायक और उपयोगी मानती है। पश्चिम बंगाल, केरल और त्रिपुरा में इनका मजबूत आधार है, लेकिन अब केवल फिलहाल पश्चिम बंगाल में तो काफ़ी दिनों से इनका अस्तित्व काफ़ी नीचे गिरता गया है। केरल और त्रिपुरा 2 राज्य अभी भी हैं जहां ये काफ़ी मजबूती से हैं।
ये गरीबों, कारखाना मजदूरों, खेतिहर मजदूरों और बुद्धिजीवियों के बीच इनकी बहुत अच्छी पकड़ है। कारखाना मजदूर, खेतिहर मजदूर से ज़्यादा पकड़ इनकी इस देश के जो अपने को बुद्धिजीवी कहते हैं। अब बुद्धिजीवी का मतलब होता है जो अपनी जीविका को बुद्धि से कमाते हैं, मेहनत नहीं करते, परिश्रम नहीं करते। ऐसे महानुभाव लोग जो अपने बुद्धि से ही अपनी जीविका कमाने का काम करते हैं, उनको हम बुद्धिजीवी कहते हैं। बुद्धिजीवी का मतलब ये नहीं कि वो बहुत बड़ा कोई विद्वान होगा, बहुत बुद्धिमान होगा, बड़ा विशेषज्ञ होगा, ऐसा कुछ नहीं। वो बुद्धिजीवी, बुद्धि के बल पर जो जीवित है केवल, उसे हम बुद्धिजीवी कहते हैं। और लेनिन और मार्क्स के थियरियों को पढ़कर, समाजवाद के सिद्धांतों को पढ़ करके इस देश में जो अपने को बुद्धिजीवी बनता है, प्रगतिशीलवादी बनता है, आधुनिक बनता है, वो सब इस दल के गिरफ्त में हैं। सबसे ज़्यादा पकड़ इस दल का इन्हीं लोगों के ऊपर है। एक कारखाना और मजदूरों के बीच में इनकी पकड़ कभी हुआ करती थी, लेकिन अब धीरे धीरे कम हो रही है। इनका चुनाव चिन्ह हंसिया हथौड़ा है। कांग्रेस पार्टी का चुनाव चिन्ह सबको पता है, हाथ का पंजा है, इसलिए वहाँ पर हमने नहीं बताया था। भारतीय जनता पार्टी का भी सबको मालूम है, कमल का फूल उसका चुनाव चिन्ह है। और इस माकपा, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी का चुनाव चिन्ह हंसिया और हथौड़ा है, हंसिया और हथौड़ा है। और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का चुनाव चिन्ह जो है हंसिया और बाली है। इसका गठन 1925 में मार्क्सवाद, पहले यही पार्टी थी। इस पार्टी से ही वो पार्टी टूट के अलग हुई है, इसलिए दोनों का बेस जो है एक ही है, चाहे वो CPIM हो या CPI हो। पहले वो CPI में ही सब लोग थे, CPI से टूटकर CPIM का उन्होंने गठन किया। और इन दोनों का बेस एक है, दोनों एक ही प्रकार की राजनीति करते हैं, लेकिन थोड़ा सा वैचारिक मतभेद होने के कारण आपस में, वैचारिक मतभेद क्या, वैचारिक कम, महत्वाकांक्षा, अहम की लड़ाई, जो एक अहम की हम बड़े कि तुम बड़े, किसकी बात मानी जाएगी, किसकी बात नहीं मानी जाएगी। इसके चलते ये पार्टी टूटी और टूटकर दो पार्टियों में आज लोगों के सामने है। और ये दोनों पार्टियां और भी छोटे मोटे इनके संगठन समय समय पर एकजुट होकर के एक मोर्चा बनाते हैं, जिनको हम वाम मोर्चा के नाम से जानते हैं। इस तरह से आगे भी वो सारे दल हैं, जिसको आप देख लेना। अगर उसमें कोई आपको कोई ऐसी बात लगे तो उससे आप कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करना, उस पर फिर हम अगली बार जो है फिर उसको क्लियर करेंगे। धन्यवाद।